आपने जिनेदिन जिदैन का नाम जरूर सुना होगा और अगर नहीं सुना तो यकीन मानिए कि आज के बाद आप ये नाम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक नॉर्मल फुटबॉलर की कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं। हम आपको उस इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने रिटायरमेंट से वापस आकर फ्रांस की डूबती हुई टीम को लगभग अनबीटेबल बना दिया। ब्राजील की सुपरस्टार से भरी टीम को उन्होंने अकेले दम पे हराया और दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने से वो महज कुछ ही मिनट दूर थे। लेकिन फिर गुस्से में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मार्को मैतेरेज़ी ने ऐसा क्या कहा कि जिदैन ने अपने करियर के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें हेडबट मार दिया, और क्यों आज भी लोग उस हेडबट को फुटबॉल इतिहास का सबसे चर्चित मोमेंट मानते हैं। इसके लिए वीडियो आप आखिर तक देखिए, क्योंकि कहानी आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साल 2004 यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में ग्रीस के हाथों हार के बाद फ्रांस फुटबॉल का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। आलोचक कह रहे थे कि फ्रांस का गोल्डन एरा जो है वो खत्म हो गया है। उसी दौरान सुपरस्टार फुटबॉलर जिनेदिन जिदैन ने भी बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, महज 32 साल की उम्र में। द गार्डियन में छपी खबर की माने तो जीजू ने, जो कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता है, उन्होंने अपनी पर्सनल वेबसाइट पर रिटायरमेंट पोस्ट में लिखा कि हर प्लेयर की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे रुक जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने इस फैसले पर बहुत सोच विचार किया है। उस वक्त किसी को नहीं लगा था कि जिदैन फिर कभी फ्रांस की जर्सी पहनेंगे, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि सिर्फ एक साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने फुटबॉल इतिहास को हमेशा के लिए बदल डाला। करीब एक साल बाद अचानक खबर आई कि जिनेदिन जिदैन जो है वो मैदान पर वापसी कर रहे हैं। फ्रांस के लिए वो फिर से खेलने वाले हैं, क्योंकि वो क्लब लेवल पर रियल मैड्रिड के लिए खेल ही रहे थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उनके पुराने साथी क्रिस्टोफ दुगारी तक को लगा कि शायद किसी ने जिनेदिन जिदैन की वेबसाइट जो है वो हैक कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिदैन सच में कमबैक कर रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि एक रात करीब 3 बजे उनकी नींद खुली और उन्होंने किसी से बात की। अब वो इंसान कौन था, किससे उन्होंने बात की, ये बात जिदैन ने कभी भी नहीं बताया। लेकिन उस बातचीत के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें फ्रांस की टीम में वापस लौटना है। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उन्हें ये काम करने के लिए कह रही हो। अब ये तो सुनने में काफ़ी फिल्मी लगता है, लेकिन अगर जिदैन ने वो फैसला नहीं लिया होता तो शायद 2006 फीफा वर्ल्ड कप की पूरी स्टोरी ही अलग होती। अब सवाल था कि क्या जिदैन का कमबैक फ्रांस को बचा पाएगा। उस वक्त फ्रांस की हालत अच्छी नहीं थी। टीम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में स्ट्रगल कर रही थी। इजराइल, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ उनके मैच जो है वो ड्रॉ हो चुके थे। फ्रांस अपने ग्रुप में चौथे नंबर तक फिसल गई थी। कोच रेमो डोमनेक पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तभी जिदैन के साथ साथ लिलियम थुरम और क्लॉड मैकेलेले भी रिटायरमेंट से वापस आते हैं। अचानक टीम का पूरा माहौल जो है वो बदल जाता है। टीम में एक्सपीरियंस वापस आ गया, लीडरशिप वापस आ गई, और नतीजा ये हुआ कि फ्रांस ने अपने आखिर के 4 क्वालिफायर्स में से 3 मुकाबले जीते और 1 मुकाबला जो है वो ड्रॉ खेला। जो टीम कभी चौथे नंबर पे थी वो ग्रुप टॉप करके सीधा वर्ल्ड कप में पहुंच गई। यानी एक टाइम जो लग रहा था कि वहाँ की टीम जो है, वहाँ के फैंस जो है जिन्हें शर्मिंदगी झेलनी होगी, वो नहीं था। अब टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने वाली थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली जादू अभी शुरू होना बाकी है। 2006 वर्ल्ड कप से कुछ हफ्ते पहले जिदैन ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनके करियर का आखिरी सीजन यही वर्ल्ड कप होने वाला है। मतलब कि नेशनल टीम के साथ साथ वो क्लब फुटबॉल से भी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके थे। यानी जर्मनी में जो वर्ल्ड कप होने वाला था उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट था। उन्होंने कहा कि उनका शरीर तब पहले जैसा नहीं रहा था। इस वजह से पूरे टूर्नामेंट में एक अलग इमोशन था। लोग जो है वो जिदैन के साथ साथ फ्रांस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। हर मैच उनके करियर का आखिरी मैच साबित हो सकता था। शुरुआती मुकाबलों को देखकर लगा कि शायद ही ये प्लेयर जो है वो इतिहास रचने वाला है, क्योंकि फ्रांस की शुरुआत जो है वो बेहद साधारण रही थी। पहला मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ था और उसका नतीजा 0-0 से ड्रॉ रहा था। दूसरा मैच साउथ कोरिया के खिलाफ था और ये मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा था। फ्रांस स्ट्रगल कर रहा था और सच कहें तो जिदैन भी अपने पुराने वाले फॉर्म में नहीं नजर आ रहे थे। कई अखबारों ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि उनका दौर जो है वो खत्म हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें स्लो और बेअसर बता दिया गया। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया
कि क्या टीम में उन्हें रखना भी चाहिए या उन्हें टीम से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन महान प्लेयर वही होता है जो अपना बेस्ट जो है सबसे ज़रूरी मैच के लिए बचा के रखे, और ज़िदैन अब वही करने वाले थे। बस वो सही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ग्रुप स्टेज खत्म हुआ और फ्रांस किसी तरीके से नॉकआउट में पहुंच गया। अब सामने थी स्पेन की टीम। उस समय स्पेन की टीम को टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में गिना जा रहा था। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि फ्रांस का सफ़र जो है यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस रात ज़िदैन ने पूरी दुनिया को याद दिला दिया कि वो ज़िनेदिन ज़िदैन क्यों है। मैच 1-1 से बराबरी पे चल रहा था। फिर एक फ्री किक मिलती है फ्रांस को और ज़िदैन ने फ्री किक पर बेहतरीन क्रॉस दिया जिस पर पैट्रिक विएरा ने गोल कर दिया। इसके बाद इंजरी टाइम में ज़िदैन ने फिर से अपना पुराना अंदाज दिखाया। उन्होंने पहले डिफेंडर कार्लोस पियोल और फिर गोलकीपर इकर कैसियस को छकाते हुए शानदार गोल दाग दिया। फ्रांस मैच 3-1 से जीत गया और उसी रात टूर्नामेंट का पूरा माहौल बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। क्वार्टर फाइनल में सामने थी ब्राज़ील की टीम। अब उस टीम में जो प्लेयर्स थे उनके नाम देखिए। रोनाल्डो, काका, रोनाल्डिन्हो, रॉबर्टो कार्लोस और काफू जैसी सुपरस्टार से भरी हुई टीम। ज़्यादातर लोगों को लग रहा था कि ब्राज़ील जो है आसानी से ये मैच जीत जाएगा। लेकिन बर्लिन में उस रात सिर्फ एक प्लेयर का शो चलना था, ज़िनेदिन ज़िदैन का। उन्होंने ब्राज़ील के प्लेयर्स को ऐसे नचाया जैसे वो पार्क में किसी बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो। रोनाल्डो के सर के ऊपर से उन्होंने एक बार ऐसे गेंद निकाली कि ब्राज़ीलियन स्टार जो कि रियल मैड्रिड पे उनके टीममेट भी थे वो एकदम से हक्के बक्के रह गए। फिर एक फ्री किक पर ज़िदैन ने बेहतरीन क्रॉस दिया जिस पर अनमार्क थियोरी ऑन्डे ने गोल कर दिया। फ्रांस ये मुकाबला 1-0 से जीत गया। लेकिन ये कोई नॉर्मल मैच नहीं रहा। फैंस आज भी इसे फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का वन ऑफ द बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मानते हैं। अब जब भी ये कीवर्ड यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ज़िनेदिन ज़िदैन के ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब सेमीफाइनल में सामने पोर्टुगल था, यानी कि एक और कठिन मुकाबला। लेकिन कहानी फिर से वही रही। थियोरी ऑन्डे पर फाउल हुआ और फ्रांस को पेनल्टी मिली। ज़िदैन ने उस पर गोल कर दिया। फ्रांस फाइनल में पहुंच गया। अब उनके करियर का आखिरी मैच बाकी था। सिर्फ एक जीत और ज़िनेदिन ज़िदैन के करियर में दूसरी बार जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथ में आने वाली थी। इससे बेहतर फेयरवेल शायद ही किसी और प्लेयर को कभी मिल पाता। लेकिन फुटबॉल कभी कभी सबसे बड़ी स्क्रिप्ट को भी बदल देता है और बर्लिन में हमें ऐसा ही देखने को मिला। फाइनल में इटालियन टीम सामने थी। मैच के 7वें मिनट में फ्रांस को पेनल्टी मिलती है। ज़िदैन गेंद के पीछे होते हैं और सामने होते हैं जीजी बुफॉन, दुनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपर्स में से एक। लेकिन ज़िदैन ने वहाँ जो किया वो सोचकर आज भी कई ज़िदैन फैंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पेनक्का मारी। पेनक्का यानी कि उन्होंने गेंद को जोर से नहीं मारा, उन्होंने गेंद को लॉब कर दिया और गेंद बार से टकराकर नीचे गिर गई, जिसे बुफॉन ने गैदर कर लिया। लेकिन रेफरी ने देख लिया था कि बॉल जो है तब तक गोल लाइन को क्रॉस कर चुकी थी, यानी कि ये एक लीगल गोल था। वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा करने की हिम्मत शायद ही कोई और प्लेयर कर पाता। पूरा स्टेडियम हैरान था। लेकिन इटली ने कुछ ही देर बाद मैच में वापसी की और डिफेंडर मार्को मैतेरेज़ी ने इक्वलाइजर मार दिया। रेगुलर मिनट्स में और कोई गोल नहीं हुआ और मैच जो है वो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया और वहीं से फुटबॉल इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय शुरू हुआ। एक्स्ट्रा टाइम में ज़िदैन कमाल कर रहे थे। उन्होंने एक शानदार हेडर लगाया जिसे बुफॉन ने किसी तरीके से बचा लिया, यानी कि अगर वो गेंद अंदर चली गई होती तो शायद आज हम एक बिल्कुल अलग कहानी सुन रहे होते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच के 110वें मिनट में ज़िनेदिन ज़िदैन और मार्को मैतेरेज़ी आसपास चल रहे थे। दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी। हालांकि कैमरे का फोकस तब तक गेंद की तरफ चला गया, लेकिन तभी अचानक मार्को मैतेरेज़ी जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। स्टेडियम में बैठे ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा कि हुआ क्या वहाँ पे, लेकिन कुछ सेकंड बाद रिप्ले आया और दुनिया भर के फुटबॉल फैंस हैरान रह गए। ज़िदैन ने अपने सिर से मार्को मैतेरेज़ी के सीने पर जोरदार अटैक किया था। वैसे तो इस घटना पर सीधे किसी की नज़र नहीं गई थी, लेकिन उस दौरान स्टेडियम में मशहूर रेडियो कमेंटेटर संजय बैनर्जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। पता नहीं उस समय क्यों मैं एक पल के लिए मेरी नज़र वहाँ थी और मैंने देखा कि जिस तरह से बैल मारता है, एकदम पीछे से आकर के सर मारता है, ऐसा करके वैसे उसने मैटेरेज़ी को मारा और वो धाड़ से, पता नहीं वो गिरने लायक शॉट था
या नहीं था, लेकिन वो गिर गया। कई बार वो नाटक करके भी गिरते हैं, लेकिन वो था दमदार। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। घटना के बाद रेफरी ने फोर्थ ऑफिशियल से बात की, तो उन्होंने जो फील्ड रेफरी थे उन्होंने फोर्थ ऑफिशियल से बात की और जिनेदिन जिदैन को रेड कार्ड दे दिया गया। जिदैन को मैदान से बाहर जाना हुआ। दुनिया भर के लोग मैच भूलकर एक ही सवाल पूछ रहे थे, आमतौर पर शांत स्वभाव वाले जिनेदिन जिदैन ने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब काफी समय बाद खुद मार्को मैत्रेज्जी ने दिया। एक इंटरव्यू में इटालियन डिफेंडर ने बताया कि उन्होंने जिनेदिन जिदैन की बहन के बारे में बेहद ही घटिया टिप्पणी की थी। इस वजह से जिदैन का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिनेदिन जिदैन का रिएक्शन जो है वो सही था? शायद कई लोग मानते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि तब जो बात थी वो सेल्फ रिस्पेक्ट की आ गई थी। मैच पेनल्टी शूटआउट में गया, जहां फ्रांस ये मैच हार गया। दाविद त्रेजेगेट की पेनल्टी बार से जाकर टकरा गई। उसके बाद फेबियो ग्रोसो ने अपनी पेनल्टी कन्वर्ट की और इटली जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2006 का चैंपियन बन गया। जिनेदिन जिदैन अकेले ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी हुई थी, वही ट्रॉफी जिसके इतने करीब पहुंचकर भी वो उससे दूर रह गए थे। उस तस्वीर को आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में गिना जाता है। एक महान प्लेयर, एक अधूरा सपना और एक ऐसा मोमेंट जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उसके बाद हुई। फ्रांस ने जिनेदिन जिदैन को विलन नहीं माना। हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आए। लोग जीजू जीजू के नारे लगा रहे थे। फ्रांस के तब के राष्ट्रपति जाक शिराक ने कहा था कि पूरा देश उन पर गर्व करता है। लोगों ने उनके करियर को देखा, सिर्फ उनके हेडबट को नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने फ्रांस को फिर से सपना देखने की वजह दे दी थी। आज जब लोग जिनेदिन जिदैन को याद करते हैं तो दो तस्वीरें हमेशा सामने आती है। एक तस्वीर वो होती है जिसमें वो ब्राजील के खिलाफ जादू दिखा रहे होते थे। दूसरी तस्वीर वो होती है जिसमें वो मार्को मैत्रेज्जी को हेडबट मार रहे हैं। एक तस्वीर उनका जीनियस साइड दिखाती है, दूसरी तस्वीर बताती है कि आखिर वो भी इंसान थे। शायद यही वजह है कि जिनेदिन जिदैन एक फुटबॉलर नहीं है, वो एक स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें कमबैक है, प्रेशर है, जादू है, गुस्सा है, जीत है, हार है और वो सब कुछ है जो किसी महान प्लेयर को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता है।